एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने पहले चैप्टर में मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया था, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वह होता है सेल से। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके पहले उसे देख लीजिए, इसके बाद यहाँ से आप पढ़िए। तो यदि हम बात करते हैं कोशिका की या सेल क्या होती है, तो सबको पता होता है, हमने बताया था कि फंडामेंटल यूनिट जो मतलब हमारे चैप्टर का नाम ही है कि जीवन की मौलिक इकाई। तो जो जीवन की मौलिक इकाई होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। किसी भी जीवधारी की, अब जीवधारी के स्थान पर हम जीव का प्रयोग कर सकते हैं या हम सजीव का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, या हम कह सकते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यदि आपका मन हो तो आप लिख सकते हो कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कहने का मतलब किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अब इसके बाद बात आती है कोशिका की डिफिनीशन के बाद कोशिका की खोज किसने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, कि सेल किसे कहते हैं और सेल की डिस्कवरी या सेल की खोज किसने किया था। तो सबने पढ़ा है कि जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, अर्थात 1665 में। ठीक है ना। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई थी वह किसमें की गई थी, अर्थात सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किसमें देखा था। तो जैसी किताबें कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार की बातों को लिखा गया। कोई कहता है कार्क में किया गया था, कोई कहता है बोतल की ढक्कन में किया गया था, कोई कहता है कि जो पौधे की मृत कोशिकाएं होती हैं, छाल होती है, उसमें किया गया था। लेकिन जो ऑथेंटिक एनसीईआरटी मेंशन करती है कि जो कार्क होता है, तो कार्क में क्या होता है? सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी, और जो कोशिका की खोज की गई थी कार्क में, वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यदि हम बात करते हैं तो कोशिका को जब इन्होंने कार्क में देखा तो कैसा देखा था, अर्थात जो कोशिका थी सबसे पहले जब रॉबर्ट हुक ने उसे देखा तो वह कैसी दिखाई पड़ती थी या कैसा देखा था उन्हें, तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। कैसी? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। अर्थात जो सबसे पहले सेल को देखा गया था वह देखने में कैसे थी? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। या आपने देखा होगा जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था तो उन्होंने देखा कि जो कोशिका है वह इस प्रकार के चैम्बर से मिलकर बनी होती है, अर्थात ऐसे छोटे छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? सेल के नाम से पुकारा था। फिर इसके बाद एक बात आ जाती है कि किस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की गई थी, अर्थात जो कोशिका थी उसे रॉबर्ट हुक ने किस सूक्ष्मदर्शी या किस माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई, अर्थात इस सूक्ष्मदर्शी को खुद रॉबर्ट हुक ने बनाया था, और इस सूक्ष्मदर्शी को हम किस नाम से जानते हैं? अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। अब इसे याद करने का तरीका आप याद कर सकते हैं कि जैसे होता है आजमगढ़, क्या होता है?
आजमगढ़ होता है। अब आजमगढ़ से हम क्या करेंगे, आगे के अक्षर को हटा देंगे, 3 अक्षर को, और आगे लगा देंगे अनगढ़, तो हो जाएगा आजमगढ़ से क्या बन जाएगा, अनगढ़ बन जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं कि जो अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ से भी आप याद कर सकते हो कि कौन सी सूक्ष्मदर्शी थी, अनगढ़ नामक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रावट हुक ने क्या किया था, कोशिका को देखा था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक टर्म यूज किया जाता है कि सबसे पहले रावट हुक ने कोशिका को किस नाम से पुकारा, बाद में उस नाम से सेल की उत्पत्ति कैसे होती है, अर्थात लास्ट में हम सेल कैसे परिभाषित करते हैं, इसे हम सेल कहते हैं। तो हमने अभी कुछ देर पहले मेंशन किया था कि जो सेल होती है, जब रावट हुक ने कार्क में, या जो बोतल का ढक्कन होता है कार्क का, उसे उन्होंने जब अनगढ़ नामक सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने देखा कि कैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। तो सबसे पहले रावट हुक ने इसे चैम्बर नाम दिया। क्या नाम दिया, चैम्बर नाम दिया। अर्थात पूछा जाता है कि कोशिका को सबसे पहले किस नाम से पुकारा गया, तो किस नाम से पुकारा गया, चैम्बर के नाम से पुकारा गया। बाद में इस चैम्बर के द्वारा, या बाद में इस चैम्बर को ग्रीक भाषा में सेलुला कहा गया। क्या कहा गया, सेलुला कहा गया। और इसी सेलुला से कौन सा ड्राइव होता है, अर्थात क्या हो जाता है, सेल का निर्माण। अर्थात अब हम जो इसे पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, सेल के नाम से पुकारते हैं। तो पूछा जाएगा सबसे पहले सेल को किस नाम से पुकारा गया, चैम्बर के नाम से। चैम्बर से किसका निर्माण हुआ, सेलुला का, और सेलुला से किसका निर्माण होता है, सेल का। तो इस प्रकार से सेल के बारे में यह परिभाषा होगा। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो इसकी खोज किया था राबर्ट हुक ने 1665 में। किसमें किया था, तो कार्क में किया था। सबसे पहले पूछा जाता है जब उन्होंने जब उन्होंने सेल को देखा तो वह देखने में कैसी दिखाई देती थी, तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। इस छत्ते के आकार की कोशिकाओं को सबसे पहले उन्होंने क्या नाम दिया था, चैम्बर नाम दिया था। चैम्बर से ग्रीक भाषा में क्या बनता है, सेल्युला बनता है, और सेल्युला से किसका निर्माण होता है, सेल का। अब बात आ जाती है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज हो गई, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। यही हम देखते हुए चलें, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को। तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन अर्थात कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, या इसी कोशिका विज्ञान को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अर्थात जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को हम किस नाम से जानते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसलिए साइटोलॉजी के जनक कौन हो जाते हैं, या फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो जाते हैं, रॉबर्ट हुक। सबको पता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कितने सन में की थी, 1665। कोशिका से संबंधित एक और बात आती है कि सजीव और निर्जीव कोशिका की खोज किसने किया था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निर्जीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो हमें पता है कि सबसे पहले कोशिका को कहाँ देखा गया, कार्क में देखा गया। और जो कार्क होता है वह क्या होता है, एक निर्जीव वस्तु होती है। अर्थात निर्जीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो निर्जीव कोशिका की खोज जो की गई थी वह की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब अगर वही सन पूछ लिया जाएगा तो हमें पता है कि निर्जीव कोशिका की खोज कब की गई थी, 1665 ईस्वी में। अब कोशिका से संबंधित इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं, अर्थात कोशिका में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्जीव कोशिका की खोज किसके द्वारा कर दी गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सजीव कोशिका की खोज, या खोजी गई सबसे पहले सजीव कोशिका कौन थी। निर्जीव कोशिका तो कार्क में देखी गई। बात यदि हम करते हैं सजीव कोशिका के बारे में, लिविंग सेल के बारे में, कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया था, या सजीव कोशिका कैसे दिखाई देती थी, सबसे पहले खोजी गई सजीव कोशिका कौन सी थी। तो यदि हम बात करते हैं लिविंग सेल की,
तो जो लिविंग सेल होती है, सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की बात करते हैं। जो सजीव कोशिका की खोज होती है वह किसके द्वारा की गई थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? एंटोनी वान लीवेनहॉक। अर्थात पूछा जाएगा कि सजीव कोशिका किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया, तो सजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा। और यह जो खोज थी वह कितने सन में की गई थी? 1674 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की और 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? सजीव कोशिका की। अब जो सजीव कोशिका थी खोजी गई, हमने पढ़ लिया कि सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया, लेकिन जो सजीव कोशिका होती है वह कौन कोशिका थी? तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले खोजी गई सजीव कोशिका कौन थी? तो सबको पता होगा सबसे पहले खोजी गई सजीव कोशिका क्या थी? जीवाणु थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो खोजी गई कोशिका थी वह सजीव कोशिका कौन थी? बैक्टीरिया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जीवाणु के नाम से जानते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। फिर जैसा हमने देखा किसमें खोजा गया था निर्जीव कोशिका? तो कार्क में। तो कहां पे अगर पूछ लिया जाए कि कहां पर सजीव कोशिका खोजी गई या किसमें सजीव कोशिका खोजी गई, तो सब जानते हैं। आपने सुना होगा तालाब, जो तालाब का वाटर होता है या पौंड वाटर होता है, तालाब के जल में, ठीक है ना, पौंड वाटर में, तालाब के जल में क्या किया गया था? सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा गया था। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, वैसे हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। कहेंगे स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं इसे स्टडी ऑफ सेल या जीवाणु का अध्ययन कह सकते हैं। तो बैक्टीरिया के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसमें बचेगा, हम बात करेंगे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जैसा हमने बताया था कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो जिसने कोशिका की खोज की थी वही कौन था? फादर ऑफ साइटोलॉजी। और जो किसकी खोज किया था? बैक्टीरिया की खोज किया था। अर्थात कौन किए थे? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक क्या होते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इस प्रकार से सेल का जो मेन पॉइंट होता है, सेल किसे कहते हैं एवं सेल के बारे में विशिष्ट बातों को बतलाइए, तो हमारा टॉपिक क्या होता है? खत्म होता है। हम रिवाइंड करते हैं एक बार कि किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसमें की गई थी, तो सबसे पहले कोशिका को कार्क में देखा गया था, या हम इसे बोतल का ढक्कन भी बोल सकते हैं, जो बोतल के ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद कोशिका देखने में कैसी थी? तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। इस संरचना को सबसे पहले चैम्बर नाम दिया गया था। चैम्बर से ग्रीक भाषा में सेल्ला बनता है, और सेल्ला से किसकी उत्पत्ति होती है? सेल की। पूछा जाएगा कि किस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा खोजा गया, तो सेल को अनगढ़ नामक सूक्ष्मदर्शी से खोजा गया। तो आजमगढ़ से हम क्या याद कर लेंगे? अनगढ़ याद कर लेंगे। तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। और पूछा जाएगा निर्जीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। थोड़ा सा सजीव कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। खोजी गई पहली सजीव कोशिका कौन थी? तो बैक्टीरिया था, या जिसे हम जीवाणु के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा कहाँ या किसमें खोजा गया, तो पॉन्ड वाटर में, तालाब के जल में। और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी।
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्या कहलाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन कहलाता है? एंटोनी वान लीवेना। अब इसी के क्रम में चलो इसके बाद हम सेल से संबंधित, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कोशिका से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, और किस कोशिका में क्या होता है, एक बार जितनी वृद्धि हो जाती है दोबारा वृद्धि होती है कि नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वह होगा कोशिका से संबंधित कुछ बातें। हम हेडिंग बना सकते हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण बात। ठीक, जैसे इसमें पूछ लिया जाता है, सेल पढ़ने के बाद अगर नॉर्मल कोई भी टीचर होगा तो वह सबसे पहला क्वेश्चन करता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका, अर्थात आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो सबने देखा होगा या पढ़े होंगे आप लोग कि शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है या जो ऑस्ट्रिच होता है, या आपने देखा होगा कि आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में प्राय ज़्यादा पाए जाते हैं। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह लगभग 2 से 2.5 kg का होता है, अर्थात 2 से 2.5 kg। आमलेट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, इसमें बहुत बड़ा आमलेट बनेगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगर बात आ गई तो कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी, तो तुरंत पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी कोशिका अब तक की खोजी गई, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो खोजी गई अब तक की सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं PPLO। खोजी गई कोशिका कौन होगा? PPLO, जिसके यदि हम आकार की बात कर लेते हैं तो इसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। PPLO की जो साइज होती है वह कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर। यदि हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो होता है फ्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनेल्स। PPLO का पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनेल। ठीक है, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि PPLO की साइज बता दीजिए, तो 0.1 माइक्रोमीटर, एवं PPLO का पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनेल। ठीक है ना। इसके बाद सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बाद हम बात कर लेते हैं मानव में, कि जो मानव होता है, मानव में कोशिका से संबंधित कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, मानव में वह कौन सी कोशिका है जो सबसे बड़ी होती है, मानव में वह कौन सी कोशिका है जो सबसे छोटी होती है। अब मानव में देखने के लिए हम दो चीज में देखेंगे, जैसे मानव में दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी। जैसे अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, जो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है लंबाई में, अर्थात जिसे हम कैसे मापते हैं? लंबाई में जिसका मापन किया जाता है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो लंबाई में मापते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, या जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, या तंत्रिका कोशिका। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। अब मानव में जो तंत्रिका कोशिका होती है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है, और जो इससे संबंधित एक और फैक्ट होता है कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका में
विभाजन नहीं पाया जाता या ना के बराबर, विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती, विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात इसकी साइज, अर्थात जो न्यूरॉन या तंत्रिका होती है इनमें क्या होता है, विभाजन क्षमता नहीं होती, अर्थात इनकी जितनी साइज होती है क्या होती है, उतनी ही साइज की पड़ी होती हैं, या हम कह सकते हैं इसमें वृद्धि क्या होता है, नहीं देखा जाता, अर्थात इनमें वृद्धि की क्या होती है, प्रक्रिया नहीं होती। हम जब पैदा होते हैं हमारे अंदर न्यूरॉन की जो साइज होती है वही साइज क्या होती है, पूरी लाइफ बनी रहती है, तो इसलिए हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका में कोई भी वृद्धि नहीं देखी जाती। या क्वेश्चन बनता है मानव में पाई जाने वाली वह कौन सी कोशिका है जिसमें ना के बराबर क्या होता है, वृद्धि देखी जाती है, ना के बराबर विभाजन देखा जाता है, अर्थात जिसमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती, तो वह कोशिका कौन हो जाती है, तंत्रिका कोशिका। यदि हम दूसरे फैक्ट संबंधित बात करते हैं मानव में, तो दोबारा पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि एक बार हमने पढ़ लिया सबसे बड़ी कोशिका, तो हम कहें सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, यदि हम बात करते हैं आयतन में, अब आप जानते होंगे जैसे जो यहाँ पर हमने बात किया जो एग होता है, यदि हम क्या करते हैं, जब हम केवल लंबाई की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसकी लंबाई में मापन कर रहे हैं या डाय में ऊपर से नीचे की तरफ मानेंगे, लेकिन जब हम क्या करते हैं उसके हम चारों तरफ उसके एरिया के बारे में मापन करते हैं, अर्थात उसके द्वारा टोटल कितना स्थान घेरा जा रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, आयतन के नाम से जानते हैं। तो मानव में यदि हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका आयतन में, तो आपने पढ़ा होगा अंडाणु, क्या पढ़े होंगे, अंडाणु पढ़े होंगे, जिसे आप ओवम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, और इससे संबंधित बातें आप याद कर सकते हैं, फीमेल ओवा कहते हैं इसे, आप कह सकते हैं मादा के अंदर या जो अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण मादा के अंदर, मानव में मादा के अंदर होता है, जो अंडाणु होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, फीमेल में होता है। और यदि हम बात कर सकते हैं इसी अंडाणु को हम मादा युग्मक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मादा युग्मक, अर्थात अंडाणु को हम किस नाम से जानते हैं, मादा युग्मक के भी नाम से जानते हैं। तीसरा इससे संबंधित यदि हम बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका की बात हो गई, तो हम किसकी बात कर लेंगे अब, सबसे छोटी कोशिका की। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, फिर यहां भी उसी बात का हम पालन करेंगे, एक तो लंबाई में, यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई में मानव के अंदर पाए जाने वाली जो सबसे छोटी कोशिका होती है इसे हम कहते हैं शुक्राणु, क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्पर्म के नाम से जानते हैं। और जो स्पर्म होता है इसका निर्माण, स्पर्म का निर्माण मेल में, ठीक है ना, स्पर्म का निर्माण किसमें होता है, नर में स्पर्म का निर्माण होता है, नर में या मानव के नर में शुक्राणु का है। और दूसरी यदि हम बात करते हैं तो शुक्राणु या स्पर्म को हम नर युग्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं, या मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। हाँ, यहीं पे यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नोट करके कि ओवा के बनने की प्रक्रिया कहलाती है oogenesis, अर्थात वैसे एक कक्षा 10 में पूछा जाता है कि ओवा के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, oogenesis, तथा स्पर्म के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक पॉइंट बचता है, आप यहां मेंशन कर लीजिए कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि या चौथा हो जाएगा, हम बात करेंगे मेल में सबसे छोटी कोशिका आयतन में, सबसे छोटी कोशिका
मेल में हम पढ़ रहे मतलब सॉरी मानव में हम पढ़ रहे हैं सबसे छोटी कोशिका किसमें, आयतन में, अर्थात वह कौन सी कोशिका है जो मानव के शरीर में सबसे छोटी पाई जाती है, तो वह आपने पढ़ा होगा आरबीसी का नाम, जिसे हम लाल रुधिराणु कहते हैं, या जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इनका आकार क्या होता है, आयतन में मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। सबको पता है इनका रंग कैसा होता है, ए लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती हैं। और लास्ट में बात कर लेते हैं, जीवन चक्र पूछ लिया जाता है तो इनका जीवन अवधि कितना होता है, 100 से 120 दिन। इस प्रकार से कोशिका से कुछ महत्वपूर्ण बातों में क्या आ जाता है कि कोशिका की संबंधित महत्वपूर्ण बातों में सबसे बड़ी कोशिका कौन अब तक खोजी गई है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो लगभग 2 किलो से 2.5 किलो या क्या होता है 2.5 किलो तक होता है। दूसरा हम बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं, पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, जिसकी साइज आप याद कर सकते हैं 0.1 माइक्रोमीटर। इसके बाद हम करते हैं पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनेल्स। यदि हम मानव में कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका, यदि हम लंबाई में बात करते हैं, हम तंत्रिका कोशिका उसे कहते हैं। तंत्रिका कोशिका में ना के बराबर वृद्धि देखी जाती है, अर्थात इसमें वृद्धि नहीं होती है। सबसे बड़ी कोशिका आयतन में बात करते हैं तो उसे हम ओवा के नाम से जानते हैं। जो मादा होती हैं, मानव में जो मादा होती हैं उनके शरीर में क्या होता है, मैचुअल साइकिल के दौरान या मासिक चक्र के दौरान क्या होता है, जब चक्र बनता है तो मासिक चक्र पूरा होने में जो समय लगता है 28 दिन का, उसमें क्या होता है, ओवा का निर्माण किया जाता है और ओवा का निर्माण ओवरी में किया जाता है। यदि हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें जो लंबाई में होती है तो इसे हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, मेल में होता है, अर्थात जो मानव में नर होते हैं उसमें क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं सबसे छोटी कोशिका क्या होती है आयतन में मानव में, तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, आरबीसी, जिसका पूरा नाम होता है लाल रुधिर कणिकाएं। यह लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कभी कभी कोई पूछ ले कि इनका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और इनका जो जीवन चक्र होता है वह कितना होता है, 100 से 120 दिन। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक टॉपिक और इस संबंधित बताया कुछ महत्वपूर्ण खोजों से। आप यहां तक अपने नोट्स को बना लीजिए, आप हमसे जुड़े रहिए। कल हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण खोज, जैसे कोशिका की खोज कितने सन में की गई थी, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था, कि केंद्रक की खोज कब की गई थी। कल वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।